Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with class 10th chapter probability. Now in the last lecture, when we started with probability, हमने देखा था what is the meaning of this word probability. फिर what are the terms related to probability like random experiment, sample space, event. Then we also talked about mutually exclusive events, simple events, compound events, impossible event, sure event and so on. और फिर हमने डिफाइन किया था कि कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड वी ऑल्सो लर्न कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1. मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होती है जो कि इम्पॉसिबल इवेंट की होती है. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1 विच इज ऑफ श्योर इवेंट और बाकी हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1. वी हैड ऑल्सो सीन की प्रोबेबिलिटी को हम डेली लाइफ में किन किन बातों से रिलेट कर सकते हैं. एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनमें हम बात कर रहे थे क्वेश्चंस की जिनमें वी वर टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई और टेकिंग आउट बॉल्स फ्रॉम अ बैग एंड सो ऑन. अब देखो इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी ही कंटिन्यू करेंगे एंड विल बी डूइंग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. तो इसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे प्लेइंग कार्ड्स का. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर कि उसमें कितने कलर्स होते हैं, कितने सूट्स होते हैं, what are face cards, what are honor cards. तो all this we are going to see first ताकि हमें क्लैरिटी हो और फिर उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाओ. राइट तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को. बट बिफोर वी बिगिन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that you get all the notifications and you can avail full benefits of our courses. तो let's begin the lecture. तो सबसे पहले हम प्लेइंग कार्ड्स के बारे में कुछ बातें जानते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज देखो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में है कि इट हैज 52 कार्ड्स. तो जो प्लेइंग कार्ड्स का पैक होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं. इट हैज 13 कार्ड्स ऑफ ईच ऑफ द 4 सूट्स. अब देखो 4 सूट्स क्या होते हैं, स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब्स. यहां पे देखो इसकी पिक्चर, ये हमारा स्पेड है एंड इट इज ब्लैक इन कलर. फिर हार्ट विच इज रेड इन कलर, दिस इज डायमंड रेड इन कलर और ये क्लब दैट इज ब्लैक इन कलर. तो 13 कार्ड्स ऑफ ईच सूट होते हैं. 13 स्पेड्स हो गए, 13 हार्ट्स, 13 डायमंड्स एंड 13 क्लब्स. तो मिला के टोटल 52 कार्ड्स हो गए. एक बात और ऑब्जर्व करो, जैसे स्पेड और क्लब ब्लैक होते हैं तो 13 प्लस 13 वी हैव 26 कार्ड्स एज ब्लैक कार्ड्स. फिर हार्ट्स और डायमंड्स रेड होते हैं तो 13 प्लस 13 26 cards will be your red cards. All right. तो 4 suits, 13 cards of each suits and 26 black and 26 red cards. अब देखो आगे हम बात करते हैं किसकी, एसेस की. एसेस का मतलब होता है नंबर 1 या फिर इक्का जिसे हिंदी में बोलते हैं. तो अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स हैज 4 एस कार्ड्स, 1 ऑफ ईच सूट. हर सूट में नंबर 1 जो कार्ड होता है दैट इज एस कार्ड. ये देखो जैसे एस कार्ड हो गया स्पेड का, फिर ये एस कार्ड है डायमंड का, एस कार्ड क्लब का और एस कार्ड हार्ट का. तो इन ऑल वी हैव 4 एस कार्ड्स. फिर बात कर रहे हैं फेस कार्ड्स की. अब देखो नाम से ही पता चलता है फेस का मतलब जिन कार्ड्स के ऊपर फेस या पिक्चर बनी हो, तो इसीलिए इसको हम पिक्चर कार्ड्स भी कहते हैं. इज इट ऑल राइट. अब क्या क्या पिक्चर कार्ड्स होते हैं देखो, 13 कार्ड्स जो हर सूट के होते हैं उनमें 3 फेस कार्ड्स होते हैं हर सूट के. कौन कौन से, किंग, क्वीन एंड जैक. इज इट ऑल राइट. सो वी हैव किंग, क्वीन एंड जैक. देखो ये जो वर्ड जैक है ना, इसको आप नेव भी कह सकते हो. तो कभी किसी क्वेश्चन में KNAVE नेव लिखा हो तो इसका मतलब जैक वाले कार्ड की बात कर रहे हैं. तो वी हैव किंग, क्वीन एंड जैक. तो यहां पे देखो जैक, क्वीन एंड किंग क्लब के हो गए, जैक, क्वीन एंड किंग डायमंड के, जैक, क्वीन एंड किंग स्पेड के और जैक, क्वीन एंड किंग किसके, हार्ट्स के. तो 3 4s are 12. तो इन ऑल वी हैव 12 फेस कार्ड्स. तो टोटल फेस कार्ड्स एक पैक ऑफ 52 कार्ड्स में कितने होते हैं, 12 होते हैं. अब हम बात करते हैं किसकी, ऑनर कार्ड्स की. अब देखो ऑनर कार्ड्स कौन से होते हैं, जो आपके पास एक सूट के 13 कार्ड्स होते हैं उनमें हर सूट में 4 ऑनर कार्ड्स होते हैं. जैसे हमने फेस कार्ड्स बोले थे जैक,
क्वीन एंड किंग, तो इसमें हम एस भी और जोड़ लेते हैं। तो देखो किंग, क्वीन, जैक एंड एस, तो हर सूट के 4 हो गए, तो 4 सूट्स होते हैं। तो टोटल कितने ऑनर कार्ड्स हो गए? 16 इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। जैसे यहां पे देखो जैक, क्वीन, किंग और एस किसका? क्लब का। तो क्लब के ये 4 हो गए, फिर जैक, क्वीन, किंग, एस किसका? हार्ट्स का। 4 कार्ड्स हमारे ये हो गए। ये है जैक, क्वीन, किंग और एस किसका? आपका डायमंड का। और फिर ये हैं चारों किसके? क्लब के। तो टोटल मिला लो 4 4 16 ऑनर कार्ड्स आर देयर। ऑलराइट, तो इतने इंफॉर्मेशन हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर अगर आए करने के लिए। तो अब देखो इस नॉलेज को यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपको कहा है one card is drawn from a pack of 52 cards, each of the 52 cards being equally likely to be drawn। अब आपको याद है लास्ट लेक्चर में हमने इस वर्ड का मीनिंग देखा था इक्वली लाइकली। इसका मतलब यह है कि अगर प्लेइंग कार्ड्स 52 हैं तो किसी भी कार्ड के आने की प्रेफरेंस बराबर है या चांसेस इक्वल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कार्ड मोटा है या पतला है तो कोई कार्ड के आने के चांसेस ज्यादा हो। हर कार्ड एक ही साइज का है, एक ही मटेरियल का है, बिल्कुल सेम है, तो कोई भी कार्ड आप निकालोगे हर कार्ड इक्वली चांस के साथ आ सकता है। तो दैट इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से इक्वली लाइकली। अब प्रोबेबिलिटी देखो किस बात की निकालनी है, 4 पार्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास 52 जैसे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। तो सैंपल स्पेस आपको याद होगा वो होती है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो आप अगर एक कार्ड निकाल रहे हो तो 52 में से कोई भी निकल सकता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितने हो गए? 52। अब पहला पार्ट करते हैं जिसमें आपने जो एक कार्ड ड्रॉ किया है वो होना चाहिए आइदर रेड और किंग। तो हम एक इवेंट डिफाइन करते हैं E1 कि कार्ड ड्रॉन इज रेड और किंग। इज इट ऑल राइट? कार्ड ड्रॉन इज रेड या फिर है वो किंग। तो ये इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। आपको याद होगा इवेंट इज एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। अब देखो अभी हमने कहा था हमारे पास 26 रेड कार्ड्स होते हैं जिनमें हमारे पास 2 किंग्स ऑलरेडी आ चुके हैं। किस किस का? डायमंड का किंग और हार्ट का किंग, ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो या तो कार्ड रेड हो जाए या किंग हो जाए। तो 26 ये हो गए और +2 ब्लैक किंग्स आपने और लेने हैं। Isn't it? Red kings are included in these 26 red cards. तो 2 ब्लैक किंग किस किस के होंगे? देखो स्पेड का और किसका? क्लब का। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम इसमें देखेंगे E1 में वो कितने हो गए? This will be equal to 26 plus 2. That means it will be equal to 28. तो इस इवेंट में कितने फेवरेबल एलिमेंट्स हैं? 28 एलिमेंट्स हैं। तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं यहां पे। लेट अस फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. It will be equal to outcomes favorable to E1, all right, and divided by total outcomes. तो इसको आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो एक तरह से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो अब देखो E1 में 28 है, सैंपल स्पेस में 52। कैंसिल करो यहां पे 4 से 4 7 और ये 13। तो पार्ट 1 का आंसर कितना आ गया? 7/30। ऑलराइट, अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं जिसमें कहा है प्रोबेबिलिटी बताओ दैट कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। तो सेकेंड पार्ट लेते हैं जिसमें इवेंट E2 डिफाइन कर सकते हो कि कार्ड ड्रॉन इज रेड। इज इट ऑल राइट? कार्ड ड्रॉन कैसा है? रेड है। नाउ वी नो दैट देयर आर 26 रेड कार्ड्स पैक में। Isn't it? 13 डायमंड्स और 13 हार्ट्स, तो 26 रेड कार्ड्स होते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स E2 में आपके पास कितने हो गए? 26। तो अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो अगेन नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E2 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो E2 में हमारे पास 26 है, सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने हैं? 52। तो कैंसिल करो यहां पे 26 1s 26 2s, तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1/2। ठीक है,
अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, देखो किस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए, लेट अस सी। इन पार्ट 3 यू हैव टू फाइंड दैट द कार्ड ड्रॉन इज 2 ऑफ स्पेड। तो यहां पे लिखते हैं E3 इवेंट डिफाइन करते हैं, कार्ड ड्रॉन इज 2 ऑफ स्पेड। इज इट ऑल राइट? ये तो 1 से लेकर 10 तक कार्ड्स होते हैं और फिर आपका जैक, क्वीन और किंग, ऑलराइट, जिसमें 1 वाले कार्ड को हम एस बोलते हैं। तो उसमें एस के बाद जो अगला नंबर आता है वो 2, तो आपको 2 किसका चाहिए? स्पेड का चाहिए। अब देखो ये एक ही कार्ड होगा कि अगर आपके पास स्पेड का कार्ड है और वो 2 नंबर है तो दैट इज जस्ट 1 कार्ड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स E3 में कितने हैं? हमारे पास 1 ही है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 विल बी इक्वल टू आउटकम्स फेवरेबल टू E3 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E3 और टोटल आउटकम्स मतलब टोटल एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो ये अब देखो किसके इक्वल है? दिस इज 1, दिस इज 52, तो दैट मींस 1/52 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया हमारा पार्ट 3। अब देखो पार्ट 4 में क्या पूछा था क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक किंग। तो अब E4 इवेंट डिफाइन करो। यहां पे E4 इवेंट हमारा हो जाएगा कि कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक किंग। सो लेट मी राइट ओवर हियर, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक किंग। अब देखो एक चीज है, अगर सब्जेक्टिव पेपर है ना तो क्वेश्चन को प्रॉपरली, जो आंसर है उसको प्रॉपरली लिखना जरूरी होता है, क्योंकि सब्जेक्टिव में आप सिर्फ आंसर नहीं लिखोगे ना, थोड़ा तो अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे। देयर आर मार्क्स फॉर द स्टेप्स, तो यू शुड लर्न हाउ टू राइट द आंसर। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट इट। पहले इवेंट डिफाइन करो, फिर देखो उस इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी, और शुरुआत में नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितने हैं वो लिखना जरूरी होता है। अब यहां पे लेते हैं कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक किंग। तो आपको पता है वी हैव 2 ब्लैक किंग्स, इजंट इट? तो हमारे पास 2 ब्लैक किंग्स होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक स्पेड का होता है और एक किसका? क्लब का। ये 2 होते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स E4 में हमारे पास कितने हो गए? 2। तो अब प्रोबेबिलिटी लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 हो जाएगी आउटकम्स फेवरेबल टू E4 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E4, टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब टोटल एलिमेंट सैंपल स्पेस में। तो दिस इज इक्वल टू 2/52। तो कैंसिल कर दो यहां पे, दिस इज 1, दिस इज 26। तो फोर्थ पार्ट में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/26, राइट? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो आई होप ऑल द पार्ट्स आर क्लियर टू यू, राइट? तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है प्लेइंग कार्ड्स की वो पता हो तो हम क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो इसी टाइप का। अगेन हमें यही कहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। वेल शफल्ड का मतलब जो ठीक से मिक्स किए हुए हैं, ऑलराइट? तो डेक ऑफ मतलब पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दीज। तो फिर से सबसे पहले जैसे मैंने कहा था हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, तो कोई भी कार्ड आ सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितने हो गए? 52। अब एक एक करके इवेंट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में इवेंट E1 डिफाइन करते हैं। देखो एक कार्ड हमने ड्रॉ किया है, तो कार्ड ड्रॉन इज फेस कार्ड। इज इट ऑल राइट? कार्ड ड्रॉन इज फेस कार्ड। आपको पता है 10th क्लास में जितने आपके क्वेश्चंस होंगे ना प्लेइंग कार्ड्स के, वो यूजुअली उसमें एक कार्ड ड्रॉ किया होता है। जब आप क्लास 11th में जाओगे, ये चैप्टर जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था 11th में भी है और 12th में भी है, ऑलराइट? कुछ पार्ट फिर 11th में आएगा, इससे एडवांस, उससे एडवांस +2 में आएगा। तो 11th में जब हम प्रोबेबिलिटी के प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चंस करते हैं ना, तो उसमें एट अ टाइम 2 कार्ड्स 3 कार्ड्स भी निकालने के केसेस आते हैं। पर अभी 10th में इसलिए नहीं आते क्योंकि उन क्वेश्चंस को करने के लिए यू रिक्वायर द नॉलेज ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, जो कि चैप्टर आपका 11th क्लास में है। तो इसीलिए 10th क्लास में जितने भी आपके प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चंस हैं, दे यूजुअली इन्वॉल्व जिसमें 1 कार्ड इज ड्रॉन, ऑलराइट? तो अब देखो कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास जैसे जैक, क्वीन और किंग, तो ये अगर हम 4 सूट्स के ले लें तो दीज आर द फेस कार्ड्स। तो हर सूट के 3 होते हैं, तो वी हैव 12 फेस कार्ड्स, इजंट इट? तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स E1 में कितने हैं? 12 हैं। तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
आउटकम्स फेवरेबल टू E1 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें, E1 में, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में। तो E1 में आपके पास 12 है, टोटल कितने हैं 52। कैंसिल करो, वी हैव 4 3s are 12, 4 से करोगे तो दिस विल बी कितना 13। तो दैट मीन्स वी हैव 3/13 as the required probability of part 1. पार्ट 2 में कहा है ऑनर कार्ड। तो अब E2 इवेंट डिफाइन करते हैं। लुक हियर, सेकेंड पार्ट में हम इवेंट E2 लेते हैं कि कार्ड ड्रॉन इज कौन सा, ऑनर कार्ड। जस्ट अ मोमेंट, तो कार्ड ड्रॉन इज ऑनर कार्ड। याद है ना ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड में क्या होता है कि आप जैसे एस लेते हो, फिर किंग, फिर क्वीन, फिर जैक, तो हर सूट के ये 4 कार्ड्स, तो क्योंकि हमारे पास 4 सूट्स होते हैं तो 4 4s are 16 ऑनर कार्ड्स वी हैव। इज इट ऑल राइट? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स E2 में हमारे पास कितने हैं 16। तो नाउ लेट अस राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. It will be outcomes favorable to E2. So number of elements in E2 or total possible outcomes, that means number of elements in sample space. Now we have 16 upon 52. Again 4 से cancel करो, 4 4s are 16 और ये जाएगा 13 से, तो required probability आ गई 4/13, right? अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखो थर्ड पार्ट है कि कार्ड ड्रॉन इज अ हार्ड कार्ड, फिर फोर्थ है ब्लैक कार्ड। तो लेट मी टेक अप नाउ पार्ट 3। तो पार्ट 3 में लेट अस डिफाइन इवेंट E3। तो E3 डिफाइन करो कि कार्ड ड्रॉन इज ऑफ हार्ट, कार्ड ड्रॉन इज ऑफ हार्ट। अब याद है ना हार्ट के आपके पास कितने कार्ड्स होते हैं 13 कार्ड्स। इज इट ऑल राइट? हार्ट के हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं, इट इज रेड इन कलर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स E3 में कितने हैं 13। तो प्रोबेबिलिटी लेते हैं E3 की, आउटकम्स फेवरेबल टू E3, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E3 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो दैट इज 13/52। कैंसिलेशन करो, तो 13 1s are 13 4s are, दैट मींस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/4, राइट? अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में था कि कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। ये देखो पार्ट 4 था हमारा इस क्वेश्चन का कि कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक कार्ड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अब हम निकालते हैं। तो E4 इवेंट डिफाइन करते हैं, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। ऑलराइट, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं देखो, वी हैव डन, हमारे पास 13 क्या होंगे यहाँ पे स्पेड्स और प्लस 13 क्लब्स, दोनों ब्लैक होते हैं, तो इसका मतलब 26 ब्लैक कार्ड्स वी हैव। तो दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E4 इवेंट विल बी हाउ मेनी 26। नाउ वी राइट द प्रोबेबिलिटी। So probability of E4 will be outcomes favorable to E4, that means number of elements in E4, total possible outcomes, that means number of elements in sample space. So this is 26/52. Cancel karo, this is 1, this is 2, that means required probability is 1/2. Is it okay? तो ये हो गया पार्ट 4 का आंसर। तो ये हमने कर लिए चारों पार्ट्स किसके, क्वेश्चन नंबर 2 के, राइट? अब अगले पे चलते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब देखो जैसे यहां पे हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, जिनमें से हमने क्या रिमूव किया है, किंग, क्वीन और जैक, किसका, क्लब का। तो ये 3 कार्ड्स जो थे वो हमने कर दिए रिमूव। तो 52 - 3, दैट मींस नाउ वी हैव 49 कार्ड्स। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितने हैं, अब 49 है, क्योंकि वो कार्ड्स हमने पैक में से निकाल दिए हैं। तो बाकी के कार्ड्स में से आपको कहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं, 49, उनमें से एक कार्ड निकाल रहे हो। तो आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए
नाउ लेट अस टेक पार्ट 1, किसकी, कि कार्ड ड्रॉन इज हार्ट। तो E1 डिफाइन करते हैं कि कार्ड ड्रॉन इज हार्ट। अब देखो, आपने किंग क्वीन जो जैक हैं वो क्लब के रिमूव किए हैं, और क्लब कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, इजंट इट। तो रेड तो कोई भी कार्ड रिमूव नहीं हुआ ना। तो हमारे पास जो हार्ट्स थे वो 13 के 13 जो कार्ड्स थे वो इन 49 कार्ड्स में इंटैक्ट हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि वी हैव 13 हार्ट्स इन द पैक। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स E1 में कितने हैं हमारे पास, 13। तो अब प्रोबेबिलिटी लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, जो आपके रिमेनिंग कार्ड्स बचे हैं उनमें से कोई कार्ड आ सकता है ना, तो दैट इज 49। तो ये हो गया हमारा 13/49। ऑलराइट, तो इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं होगी। तो 13/49 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट 1। पार्ट 2 है कि कार्ड ड्रॉन इज किंग। तो अब हम लेते हैं पार्ट 2। E2 इवेंट डिफाइन करते हैं कि कार्ड ड्रॉन इज किंग। इज इट ऑल राइट? ये देखो, कार्ड ड्रॉन इज किंग। अब आप नोटिस करो, एक किंग यहां पे निकल चुका है, ये देख रहे हो, क्लब का जो किंग था वो निकल चुका है। तो आपके पास अब पैक में कितने किंग्स हैं, 3 किंग्स हैं हमारे पास पैक में। किस किस के, आपके पास किसका है, स्पेड का एक किंग है, एक डायमंड का है और एक हार्ट का है। 3 किंग्स बचे हैं क्योंकि क्लब का हार्ट क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो टोटल कार्ड्स 49 है, फेवरेबल 3 हो गए। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स E2 में कितने हो गए, 3। नाउ लेट अस राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। आउटकम्स फेवरेबल टू E2 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स which are number of elements in the sample space. So therefore we have this equal to 3/49. Yeah, let me write this properly. This is 3. तो we have 3/49. ये आंसर होगा किसका, पार्ट 2 का। अब देखो पार्ट 3 क्या है। पार्ट 3 है कि कार्ड ड्रॉन इज अ क्लब। नाउ लेट अस सी। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे कि कार्ड ड्रॉन, E3 डिफाइन करो इवेंट, कार्ड ड्रॉन इज क्लब। अब नोटिस करो, आपने 3 क्लब के कार्ड्स निकाल दिए हैं ना, ये देखो, किंग क्वीन और जैक हमने निकाला था किसका, क्लब का। तो ये क्लब के जो टोटल 13 कार्ड्स होते हैं एक सूट के, 3 निकल चुके हैं। तो पैक में आपके पास कितने क्लब्स हैं, वी हैव 10 क्लब्स इन द कार्ड। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स E3 में कितने हैं हमारे पास, 10 है। तो अब प्रोबेबिलिटी लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E3 दैट मींस NE3 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो नाउ फेवरेबल है हमारे पास 10 और टोटल 49, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 10/49। अब लास्ट में आखिरी पार्ट देखो क्या गिवन है, इट इज 10 ऑफ हार्ट्स। तो E4 डिफाइन करते हैं 10 ऑफ हार्ट्स। तो फोर्थ पार्ट इज E4 कि कार्ड ड्रॉन इज 10 ऑफ हार्ट्स। ठीक है, अब देखो हमने हार्ट्स का तो कोई कार्ड विड्रॉ नहीं ना किया था, पहले पार्ट में भी किया था कि सारे हार्ट्स इंटैक्ट है। तो अगर 10 ऑफ हार्ट्स है तो मतलब वो एक ही कार्ड है, इट इज अ सिंगल कार्ड जो हार्ट का है और जिसके ऊपर लिखा है 10, तो वो कार्ड पैक में है। तो इसका मतलब ये एक ही कार्ड है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स E4 में कितने हैं, 1। नाउ वी राइट द प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, तो अब देखो प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 विल बी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E4 दैट मींस NE4 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब टोटल एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो दिस इज 1 और टोटल है कितने, 49।
हमारे पास कितने थे 49, क्योंकि 3 क्लब के कार्ड्स निकाल चुके थे, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/49। तो देखो जब आप कुछ कार्ड्स निकाल लेते हो तो सैंपल स्पेस पे तो फर्क पड़ता ही है, पर कुछ इवेंट्स पे भी फर्क पड़ेगा अगर वो उन कार्ड्स की बात हो रही है जिनको निकाला जा चुका है, ठीक है ना। ये तो प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंगली हमारी चेंज हो जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 4 here is, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 playing cards। अब इसमें कोई कार्ड रिमूव नहीं किया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में होंगे 52, क्योंकि पैक में हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स पड़े हैं। अब एक एक करके चारों इवेंट्स की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पहला लेते हैं इवेंट E1। अब देखो फिर से 1 कार्ड इज ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी चाहिए इट इज नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग। तो E1 है कार्ड ड्रॉन इज नाइदर हार्ट नॉर किंग, ऑलराइट, नाइदर हार्ट नॉर किंग। अब देखो आप कैसे निकालोगे, कितने एलिमेंट्स होंगे E1 में। आपके पास हार्ट्स कितने होते हैं, वी हैव 13 हार्ट्स, ऑलराइट, जिसमें ऑलरेडी आपके पास 2 किंग्स इसके अंदर ही हैं, 13 हार्ट्स हैं, सॉरी एक किंग इसके अंदर ही है हमारा, कौन सा, ये वाला, ठीक है ना, एक किंग हार्ट्स का है। और फिर ना ही किंग होना चाहिए। अब देखो एक तो हार्ट का किंग हो गया आपका, और प्लस 3 किंग्स और होंगे आपके, किस किस के, वो होंगे आपका स्पेड का किंग, ठीक है, क्लब का किंग, और किसका, डायमंड का किंग। तो एक किंग तो हमारा इसी में आ गया। तो कार्ड ड्रॉन ना तो ये होना चाहिए ना ये होना चाहिए। तो इसका मतलब देखो E1 में एलिमेंट्स कितने आएंगे, टोटल हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनमें से हार्ट्स माइनस कर दो, यहां पे ये देखो -13 और फिर -3। अब देखो यहां मिस्टेक मत करना कि कहीं आप हार्ट्स के लिए 13 माइनस कर दो और फिर किंग्स के लिए 4 माइनस कर दो, वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक किंग हमारा जो था यहाँ पे वो इन 13 हार्ट्स में इंक्लूडेड है। तो 3 ही और किंग्स होंगे, तो रिमेनिंग कार्ड्स 52 माइनस 13 माइनस 3, दैट मीन्स इट विल बी 52 माइनस 16। इज इट ऑल राइट? तो ये कितना हो जाएगा आपका 36। तो नाउ वी राइट द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विल बी इक्वल टू आउटकम्स फेवरेबल टू E1, that means number of elements in E1, total possible outcomes, that means sample space में जितने elements हैं। तो favorable है हमारे 36, total are 52। कैंसिल करो 4 से, 4 9s और ये हो जाएगा 13। तो पार्ट 1 का आंसर हमारा आया है 9/13, राइट। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। कार्ड ड्रॉन इज नाइदर रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। तो अब लेते हैं E2 यहां पे। तो E2 हो जाएगा कार्ड ड्रॉन इज नाइदर रेड नॉर क्वीन, ठीक है। ये देखो यही था ना पार्ट 2 में, लुक हियर, इट इज नाइदर रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। अब फिर से ध्यान से देखना, जैसे आपके पास रेड कार्ड्स कितने होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें आपके पास 2 क्वींस इंक्लूडेड हैं। कौन कौन सी, एक हार्ट की और एक किसकी, डायमंड की। वो क्वींस इसमें ऑलरेडी हैं। तो इसका मतलब अगर हम क्वींस की और की बात करते हैं, क्योंकि कार्ड ना तो रेड होना चाहिए ना ही क्वींस, तो वी विल हैव 2 मोर क्वींस नाउ। कौन कौन सी, एक स्पेड की क्वीन और एक क्लब की जो कि ब्लैक इन कलर होती है। तो अगर हमें कार्ड ना तो रेड चाहिए और ना ही क्वीन चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स E2 में देखो कितने हो जाएंगे, 52 में से वो वाले कार्ड्स माइनस कर दो, वो पॉसिबल आउटकम है ही नहीं हमारा। तो 26 माइनस होगा, अब क्वींस 2 माइनस होंगी। यहां भी गलती नहीं करनी है। कौन सी गलती, कि आप 26 रेड कार्ड्स ले लो फिर 4 क्वींस ले लो। आप सोचोगे रेड 26 हो गए, क्वीन 4 हो गई, तो नहीं,
दो क्वींस हमारी रेड कार्ड्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड थी, तो उनको दो दो बारी काउंट नहीं ना करेंगे। तो यहां पे ये हो गया 52 माइनस 28 विच विल बी इक्वल टू 24। नाउ लेट अस राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट E2। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E2 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो E2 में देखो कितने हैं 24 एंड टोटल आर 52। अब कैंसिल करो, 4 6 4 से करोगे तो इट इज 13, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 6 बाय 13। गॉट इट। अब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं, देखो क्या दिया है, कार्ड ड्रॉन इज नाइदर एस नॉर किंग। तो लेट्स जस्ट टेक नाइदर एस नॉर किंग। तो थर्ड पार्ट में इवेंट E3 डिफाइन कर लो कि कार्ड ड्रॉन इज नाइदर एस नॉर किंग। अब देखो आपके पास 4 एसेस होते हैं और 4 ही क्या होते हैं, किंग्स होते हैं। अब ऐसा नहीं कि एसेस में किंग्स इंक्लूडेड हैं, इजंट इट। तो 4 एसेस और 4 किंग्स, कार्ड जो है आपका ना तो एस होना चाहिए ना ही किंग होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स E3 में कितने आ गए, 52 में से 4 एसेस माइनस करो और 4 किंग्स माइनस कर दो, तो दिस विल बी इक्वल टू 52 माइनस 8। इज इट ऑल राइट, जो कि हमारे पास कितना आ गया 44। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू E3 and divided by total possible outcomes. So this is equal to now 44 upon 52. तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा काउंट नहीं हुआ था जो हमें देखना पड़े। तो 4 से कैंसिल करो 11, दिस इज 13, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 11 बाय 13, राइट। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब इसके आखिरी पार्ट पे आते हैं, देखो हमें क्या चाहिए कि इट इज नाइदर किंग नॉर अ क्वीन। अब हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं, कार्ड ना तो किंग है और ना ही क्या है, क्वीन है। तो यहां पे लेते हैं फोर्थ पार्ट, लेट अस डिफाइन इवेंट E4। तो इवेंट E4 हो गया कि कार्ड ड्रॉन इज नाइदर किंग नॉर क्वीन, नाइदर किंग नॉर क्वीन, राइट। अब देखो आपके पास पैक में 4 किंग्स हैं और 4 हमारे पास क्या है, क्वींस हैं। तो ऐसा नहीं है कि किंग्स में क्वींस इंक्लूडेड थी, दोनों अलग अलग हैं। तो इसका मतलब टोटल 8 कार्ड्स हैं जो नहीं होने चाहिए। तो एलिमेंट्स फेवरेबल E4 में कितने हो गए, देखो 52 में से 4 किंग्स माइनस करो और 4 क्वींस। तो अगेन वी हैव 52 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 44। तो फिर से देखो प्रोबेबिलिटी वही आएगी जो पिछले पार्ट में आई थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E4 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 44 बाय 52। अगेन 4 से कैंसिल करो, दिस इज 11, दिस इज 13। तो पार्ट 4 का आंसर भी आपका कितना आएगा, 11 बाय 13, राइट। सो आई होप all the parts of this question are clear to you, ठीक है। तो नाइदर नॉर वाले क्वेश्चन में बस क्या ख्याल रखना होता है, देखो जब आप 11th में जाओगे ना तो हमारे पास इसका पूरा फॉर्मूला होता है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह की बात करते हैं। तो नाइदर नॉर का भी फॉर्मूला होता है, नाइदर ए नॉर बी, तो वी हैव फॉर्मूलाज बट दैट वी डू इन क्लास 11th। तो क्लास 10th में हम बिना किसी फॉर्मूले के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो बस इतना ध्यान में रखो, जो एक बार ही हटा दिया, जैसे हार्ट हटा दिया तो उसमें 2 किंग्स ऑलरेडी हट गए, फिर 2 ही किंग्स जैसे यहाँ पे हमने और सॉरी हार्ट का किंग है तो 1 किंग हट गया, तो 3 ही किंग्स और माइनस करने हैं। तो एक कार्ड 2 बारी काउंट नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी व्हाट इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, 5 कार्ड्स 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस किसका, डायमंड का, दे आर शफल्ड फेस डाउनवर्ड्स। मतलब 5 ही कार्ड्स अब हम ले रहे हैं। ये देखो कौन से 5 कार्ड्स वी आर टेकिंग नाउ, वी आर टेकिंग 10, फिर जैक, फिर क्वीन,
फिर किंग, फिर एस, और ये किसके ले रहे हैं हम? डायमंड्स के। ऑलराइट, ये 5 कार्ड्स हमने लिए हैं, इन्हीं को शफल किया है और 1 कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में इस बारी कितने हैं? 5 ही हैं। तो 5 कार्ड्स ही लेके फेस डाउन करके उनकी शफलिंग की है। अब प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, पार्ट 1 करते हैं। लेट अस डू पार्ट 1। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन? तो इवेंट डिफाइन करो कि कार्ड ड्रॉन इज क्वीन। इज इट ऑल राइट? कार्ड ड्रॉन इज क्वीन। अब देखो, इसमें क्वीन देखनी है, पूरा पैक नहीं देखना है। हमारे पास पूरा पैक तो है ही नहीं, हमारे पास तो सिर्फ ये 5 कार्ड्स हैं, तो एक ही क्वीन है ना। अब देखो यहाँ पे देयर इज जस्ट 1 क्वीन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स E1 में कितने हो जाएंगे? 1। तो अब प्रोबेबिलिटी लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो ये क्या हो जाएगी? ऑब्जर्व करो, प्रोबेबिलिटी विल बी नाउ number of elements favorable to E1 upon total possible outcomes। तो E1 में 1 है, total outcomes 5 हैं, तो इसका मतलब हमारे पास this is the required probability 1/5 पार्ट 1 की। अब पार्ट 2 ध्यान से पढ़ो। if the queen drawn, ये देखो, is drawn and put aside, मतलब ये क्वीन निकाल के हमने अलग रख दी। तो अब अगर हम पार्ट 2 की बात करते हैं ना, ध्यान दो, तो अब उसमें से क्वीन निकल चुकी है। अब आपके पास क्या बचता है? 10, जैक, किंग और एस, किसके? डायमंड्स के। इज इट ऑल राइट? तो अब हमारे पास ये कार्ड्स बचे हैं। फिर आपको कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड ड्रॉन। अब एक कार्ड तो निकाल चुके क्वीन का, उसको हमने निकाल के अलग रख दिया। अब हमारे पास पैक में ये 4 कार्ड्स हैं, तो सेकेंड कार्ड इनमें से ड्रॉ करना है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है पार्ट ए में कि वो एस है और पार्ट 2 की वो क्वीन है। तो अब देखो, सबसे पहले तो अब एक क्वीन अगर आपने निकाल के असाइड रख दी है, तो अब सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4 हैं, क्योंकि इन्हीं में से आपने कार्ड निकालना है। अब इसका पार्ट ए करते हैं और हम डिफाइन करते हैं एक इवेंट ई कि कार्ड ड्रॉन इज एस। कार्ड ड्रॉन इज एस। ऑलराइट, तो देखो इसमें एक ही एस है, ये वाला। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई में कितना हो गया? 1 हो गया, और सैंपल स्पेस में अब 4 एलिमेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं ऑफ ई, इट विल बी इक्वल टू आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हो जाएगा, इसको बेशक एस डैश से भी डिनोट कर सकते हो, एस हमने ऊपर लिया था सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। तो ये फेवरेबल 1 और टोटल 4, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आई है दैट इज 1/4। फिर इसी का बी पार्ट है, जब आप एक कार्ड निकाल चुके हो, क्वीन को निकाल के अलग रख दिया, ये हमारे पास अब कार्ड्स हैं, इनमें से आपको पूछ रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वीन आए। ऑलराइट, अब हम लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में डिफाइन करो इवेंट, मान लो एफ, कि कार्ड ड्रॉन इज क्वीन। इज इट ऑल राइट? कार्ड ड्रॉन इज क्वीन। अब आप नोटिस करो, ये वाले जो कार्ड्स थे इसमें तो कोई भी क्वीन नहीं है, एक भी क्वीन नहीं है, तो इसका मतलब एफ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 0। अब क्वीन तो आपने निकाल के अलग रख दी थी, इन चारों कार्ड्स में कोई क्वीन है ही नहीं, तो कैसा इवेंट हो गया ये? इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये हमारा इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो इम्पॉसिबल इवेंट की देखो प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू एफ अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, एस डैश जो हमने लिया था। तो ये है 0/4, दैट मीन्स 0। तो आखिरी वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी 0 है, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। क्योंकि अगर आपने 5 कार्ड्स में एक क्वीन थी वो निकाल ली, तो सेकेंड कार्ड जब आप निकालोगे तो उसमें क्वीन आने की पॉसिबिलिटी 0 है। ऑलराइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या गिवन है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट्स ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8, see the figure। जैसे ये आपका स्पिनिंग व्हील है, ये आपके पास एरो है, इसको हम स्पिन कर रहे हैं, तो किसी भी एक नंबर पे आके वो रुकेगा।
ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज और दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब हर ये जो सेक्टर आपको सर्कल का दिया हुआ है वो सेम साइज का है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है या छोटा है तो हमारा जो एरो है वो किसी पे ज्यादा आने के चांसेस हैं, किसी पे कम। नो, ऑल आर इक्वली लाइकली, एवरी सेक्टर इज ऑफ सेम साइज। तो अब अलग अलग आपने प्रोबेबिलिटीज लेनी है। तो सबसे पहले आपको पता है क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास सैंपल स्पेस में ये 8 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एरो किसी के ऊपर भी जा सकता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितने हो गए? 8। अब पहला पार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी इट विल पॉइंट एट नंबर 8। तो पहले पार्ट के लिए हम इवेंट E1 डिफाइन करते हैं कि एरो पॉइंट्स एट नंबर 8। तो अब देखो ये फेवरेबल एक ही है ना, ये वाला 8 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स E1 में कितने हैं? 1 ही है, सिर्फ नंबर 8 आपका ये वाला। तो प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं अब इसकी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 और टोटल एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो ये हो गया हमारा कितना? 1/8। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 की आएगी, 1/8। आगे चलो, सेकेंड पार्ट है कि ऑड नंबर होना चाहिए। अब देखो पहले हमारे पास था कि 8 पे आना चाहिए, अब वो बोल रहे हैं ऑड नंबर होना चाहिए। तो यहां पे पार्ट 2 लेते हैं हम। E2 डिफाइन करो कि एरो पॉइंट्स एट ऑड नंबर। अब देखो ऑड नंबर हैं कितने, ऑब्जर्व करो 1 3 5 एंड 7। तो 4 ऑड नंबर्स है ना, 1 3 5 एंड 7। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स E2 में कितने हैं? हमारे पास 4 है, 1 3 5 7 स्पिनिंग व्हील के ऊपर। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विल बी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E2 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल 4 हैं, टोटल 8 थे, तो कैंसिल कर लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/2। फिर आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में देखो किस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए, एरो कहां पॉइंट कर रहा है? एरो पॉइंट्स एट अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो लेट मी राइट ओवर हियर, E3 इवेंट है कि एरो पॉइंट्स एट नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़े, 2 को नहीं लेना है, ग्रेटर देन 2 बोला है। तो E3 में क्या क्या आ सकता है? 3 4 5 6 7 एंड 8। तो सेट E3 में एक तरह से आपके ये वाले आउटकम्स आएंगे। तो ये कितने आउटकम्स हैं आपके? 6 आउटकम्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स E3 में हो गए हमारे 6। अब प्रोबेबिलिटी लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 विल बी इक्वल टू आउटकम्स फेवरेबल टू E3 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल है 6 और टोटल है 8। तो कैंसिल कर दो 2 से, तो वी गेट 3/4। तो 3/4 आ गई इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, अब देखो क्या बोला है अगला, आखिरी पार्ट क्या है? एरो पॉइंट्स एट अ नंबर लेस देन 9। नाउ लेट मी टेक अप पार्ट 4, जिसमें हम इवेंट E4 डिफाइन करते हैं कि एरो पॉइंट्स एट अ नंबर लेस देन 9, स्ट्रिक्टली लेस देन 9। तो मतलब क्या क्या हो सकता है? देखो E4 में क्या क्या आ सकता है लेस देन 9 में? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो पूरी की पूरी सैंपल स्पेस नहीं हो गई? आप देखो यहाँ पे स्पिन व्हील पे कहीं भी आप एरो घुमाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में नंबर आएगा लेस देन 9। तो ये कैसा इवेंट हो गया? श्योर इवेंट हो गया, क्योंकि इसमें आप नोटिस करो E4 खुद सैंपल स्पेस के इक्वली हो गया। तो ये वाला इवेंट हमारा कैसा है? श्योर इवेंट है। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी याद है ना, 1 होती है। तो ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E4 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल भी 8 है, टोटल भी 8 है, तो कैंसिल करके हमारे पास आ गया 1।
तो प्रोबेबिलिटी 1 है, तो किसकी होती है वो? श्योर इवेंट की। जैसे इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, वैसे ही श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1, राइट? तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Let us see how we are supposed to do this 7th question now. So it says that suppose you drop a die at random, all right, on the rectangular region as shown in the figure. तो आप देख रहे हो this is the rectangular region. तो अगर आपने यहाँ पे कहीं die फेंकी है तो इस rectangular region पे एक circular region बना हुआ है, तो you have to find the probability that it will land inside the circle जिसका diameter है 1 meters, all right. अब देखो, सबसे पहले तो सैंपल स्पेस क्या होगी कि इस रेक्टेंगल का एरिया, पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ना सैंपल स्पेस। तो आप अगर डाई रेक्टेंगुलर रीजन में फेंक रहे हो तो यहाँ पे कहीं भी आ सकती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सैंपल स्पेस की, तो इट विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, ऑलराइट। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो दिस विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब देखो, जो डाई फेंक रहे हो वो आपके सर्कुलर रीजन के अंदर अगर कहीं भी आनी है तो उसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो आपको डायमीटर अगर 1 मीटर्स दिया है तो अब लेते हैं इवेंट ई डिफाइन करते हैं कि डाई लैंड्स इनसाइड द सर्कल, ऑलराइट, कि डाई सर्कल के अंदर लैंड करती है। तो इसका जो एरिया है दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इज इट ऑलराइट? तो डायमीटर इज 1 मीटर्स, तो रेडियस विल बी इक्वल टू हाफ, मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो दैट मीन्स इट इज पाई/4 मीटर स्क्वायर। दोनों ही यूनिट्स मीटर्स में है। तो ये हमारे पास हो गए फेवरेबल। तो अब देखो, हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ऑफ दिस इवेंट ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे एरियाज आएंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू, मान लो अगर ये एरिया A1 है, दिस एरिया इज A2, तो फेवरेबल विल बी A2 एंड टोटल विल बी A1। तो A2 इज पाई/4 and divided by 6. So this is equal to pi/24. This is the required probability. तो this is going to be the answer. ठीक है? तो जो पूरी रेक्टेंगुलर रीजन में आप डाई फेंक रहे हो दैट इज द सैंपल स्पेस, उसका एरिया, और प्रोबेबिलिटी इस बात की चाहिए कि इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। तो फेवरेबल तब होगा, मतलब कि कब हमारा ये इवेंट अकर कर जाएगा? अगर इस ग्रीन एरिया में से कहीं भी हमारी डाई लैंड करती है। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन हियर इज अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स ऑफ विच x आर ब्लैक। तो देखो, हमें दिया क्या है कि वी हैव नाउ 12 बॉल्स जिसमें से आपकी x हैं ब्लैक। दिस इज गिवन टू यू। पार्ट 1 देखो अब क्वेश्चन का। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी अ ब्लैक बॉल। तो पार्ट 1 के लिए देखो, सैंपल स्पेस में कितनी बॉल्स हैं? 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में 12 हो गए। फिर आपको इवेंट ई डिफाइन करना है कि बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, ऑलराइट, बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। कितनी ब्लैक बॉल्स हैं? देखो, x ब्लैक बॉल्स आपको दी हैं। तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई में कितने हो गए? x हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर आपको चाहिए, इट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आएगी? x/12, ऑलराइट। अब देखो, x/12 की टर्म्स में ही आंसर आएगा, क्योंकि x के बारे में पार्ट 1 में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो प्रोबेबिलिटी इज x/12। अब पार्ट 2 में देखो क्या बोल रहे हैं वो। लेट अस रीड नाउ पार्ट 2। सो लेट मी राइट हियर। Now part 2 says if 6 more black balls are put in the bag. अब देखो, बैग में आपके पास पहले कितनी बॉल्स थी? 12 बॉल्स थी, जिनमें से आपके पास x बॉल्स क्या थी? ब्लैक थी।
अब आपने +6 बॉल्स और डाली हैं, तो ब्लैक बॉल्स भी 6 बढ़ गई और टोटल भी आपकी कितनी बढ़ जाएंगी? 6 बढ़ जाएंगी। तो अब टोटल बॉल्स हो गई आपके पास 18। ऑल राइट, टोटल देर आर 18 बॉल्स और x + 6 है हमारे पास ब्लैक बॉल्स। अब आपको कहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज डबल दैट इन पार्ट 1। तो पार्ट 1 में ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी x/12 थी, अब हम यहां निकाल लेते हैं, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी पिछली वाली के डबल है, तो यू हैव टू फाइंड x। तो लेट्स डू द क्वेश्चन नाउ। तो अब हम निकालते हैं यहां पे प्रोबेबिलिटी, तो E2 इवेंट, यहां पे F कह लो, चलो लेट अस डिफाइन दिस इवेंट F एज black ball is drawn. Black ball is drawn. All right, तो देखो प्रोबेबिलिटी F की कितनी हो गई? अब फेवरेबल आपके पास कितनी है? x + 6, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स F में कितने हैं? x + 6। और टोटल सैंपल स्पेस में कितनी बॉल्स हैं? अब मतलब कि टोटल बॉल्स 18 हैं, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो गए? 18। अब आपके पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू F, ऑल राइट, दिस इज F, और डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो दिस इज इक्वल टू x + 6 अपॉन 18। तो वी आर गेटिंग दिस एज प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब देखो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है? हमें ये गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो है दैट इज 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E। वही कहा है ना, इट्स डबल द प्रोबेबिलिटी दैट इज ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1। तो F की प्रोबेबिलिटी है x + 6/18। इट इज डबल द प्रोबेबिलिटी इन पार्ट 1 विच इज कमिंग आउट टू बी x/12। तो देखो x में इक्वेशन आ गई, वी सिंपली हैव टू सॉल्व टू ऑब्टेन x। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? देखो यहाँ पे 6 3 18, 6 2 12, 2 से 2 कैंसिल करो। नाउ लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई। So we have x + 6 is equal to 3x, which implies 6 is equal to 2x. So therefore value of x will be equal to 3. This is going to be the answer of part 2. All right. तो I hope part 2 भी आपको क्लियर हो गया। पहला बिल्कुल सिंपल था, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, फेवरेबल x थे, टोटल 12 थे। फिर हमने उस बैग में क्या ऐड करी हैं? 6 ब्लैक बॉल्स। तो अगर 6 ब्लैक ऐड कर रहे हो तो ब्लैक बॉल्स हो गई x + 6, और 6 टोटल में ऐड करी हैं तो टोटल बॉल्स आर 18। तो अब F अगर इवेंट लेते हैं, ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, तो प्रोबेबिलिटी विल बी x + 6/18 विच इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ x/12। ऑलराइट, तो सॉल्विंग इट वी गेट द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन पार्ट 1 है नॉन लीप ईयर, पार्ट 2 है लीप ईयर। तो करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो पार्ट 1 लेते हैं, जब हम बात कर रहे हैं किसकी? नॉन लीप ईयर की। नॉन लीप ईयर में आपको पता है कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं, और एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो आप नोटिस करो, अगर आप 365 को डिवाइड करते हो 7 से, वी हैव 7 5 35, 15, 7 2 14, और रिमाइंडर बचता है 1। इसका मतलब ये जो 365 डेज हैं, इसका मतलब इसमें हमारे पास हैं 52 पूरे वीक्स और प्लस एक दिन और। ठीक है ना, ये देखो ये 52 वीक्स हो गए और एक दिन बचा है। तो 52 वीक्स का मतलब है कि 52 संडेज तो होंगे ही होंगे, इजंट इट? अब जो एक दिन है वो आपके पास वीक में 7 डेज होते हैं, तो इस एक दिन के लिए देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। इट कैन बी अ मंडे, ट्यूसडे, ऑल राइट, इट कैन बी वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, या फिर ये हो सकता है आपका संडे। इनमें से ये कोई भी दिन हो सकता है। तो ये 52 संडेज तो होने ही हैं। तो अगर आपको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी में 53 संडेज चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो आपका एक एक्स्ट्रा दिन है, इस दिन हमारा संडे होना चाहिए। अगर वो हो गया
तो हमारे पास साल में 53 संडेज हो जाएंगे। ऑलराइट, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? उस एक दिन के लिए आपके पास टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 7, क्योंकि हमारे पास 7 ऑप्शंस हैं उस एक दिन के लिए। तो यहां पे वी विल से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस विल बी इक्वल टू 7। और अगर हम इवेंट ई डिफाइन करते हैं कि देयर आर 53 संडेज इन नॉन लीप ईयर। ऑलराइट, तो इसी बात की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो एक तरह से उन 7 दिन में से जो एक एक्स्ट्रा दिन था वो क्या होना चाहिए? संडे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई में कितने हैं? 1। ये वाला हमारा है फेवरेबल केस। तो लेट अस नाउ राइट द प्रोबेबिलिटी। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स ये सारे हैं, ऑलराइट, मंडे से लेकर संडे तक। तो 7 है, तो फेवरेबल 1, टोटल 7। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर टू पार्ट 1 जब हमारे पास नॉन लीप ईयर है। अब हम आगे चलते हैं पार्ट 2 में। 53 संडेज की ही प्रोबेबिलिटी चाहिए इफ यू हैव अ लीप ईयर। लीप ईयर में आपको पता है एक दिन ज्यादा होता है, तो वी हैव 366 डेज। तो ऑब्वियसली अब अगर डिवाइड करोगे अगर 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा, क्वेश्चन 52 ही आएगा। तो दिस इज 52 वीक्स प्लस 2 डेज। इज इट ऑल राइट? तो ये हो जाएगा। अगर 52 वीक्स हैं तो इसका मतलब हमारे पास 52 संडेज तो होने ही हैं। ऑल राइट, तो अगर 53 संडेज हैं वो इन 2 दिनों पे डिपेंड करेंगे। अब देखो इन 2 दिनों के लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। लुक हियर, ये 2 दिन हमारे हो सकते हैं मंडे ट्यूसडे, या फिर आपके ट्यूसडे वेंसडे, और दे कैन बी वेंसडे थर्सडे, ऑलराइट, फिर थर्सडे फ्राइडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे, या फिर संडे मंडे। 2 दिन के लिए हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। और देखो ये कितने केसेस हैं हमारे पास? 7 केसेस हैं अगेन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने हो गए? 7। अब देखो हमें 53 अगर संडेज चाहिए तो इसका मतलब इन 2 दिनों में एक संडे आना चाहिए। तो वो या तो इस केस में हो जाएगा कि सैटरडे संडे हो जाए या संडे मंडे हो जाए। तो इस केस में ये वाले हमारे जो हैं केसेस ये हो गए फेवरेबल केसेस। ऑलराइट, दीज आर फेवरेबल केसेस। तो फिर 52 संडेज प्लस एक संडे और हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएंगे 53 संडेज। तो यहां पे अगर हम इवेंट एफ डिफाइन करते हैं कि देयर आर 53 संडेज इन अ लीप ईयर। ऑलराइट, तो इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एफ में कितने हैं? 2, क्योंकि ये 2 फेवरेबल केसेस हैं। तो आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एफ अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल है 2 और टोटल है 7। तो इस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 2/7। तो लीप ईयर में 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि उसमें हमारे पास 2 फेवरेबल केसेस हैं। ऑलराइट, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो दोनों में से कोई भी आपको पार्ट आ सकता है, तो आपको दोनों का पता चल गया, नॉन लीप ईयर एज वेल एज लीप ईयर। नाउ लुक एट वन लास्ट क्वेश्चन. Look at question number 10. 10th question is that Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have different birthdays और second है same birthday? Ignoring a leap year, मतलब हम non leap year की बात कर रहे हैं. तो look here, if we are talking about a non leap year, is it all right? तो non leap year में आपके पास 365 days होते हैं. अब देखो जैसे 2 लोग हैं, वन इज सविता, अदर इज हमीदा. ऑलराइट, तो इनके पहला पार्ट है डिफरेंट बर्थडेज होने चाहिए.
अब आप नोटिस करो, मान लो इसका कोई पर्टिकुलर दिन पे, कोई भी एक दिन पे साल के बर्थडे हो सकता है, कोई भी डेट आप एज्यूम कर लो जो कि नॉन लीप ईयर में आती है। मान लो हम एज्यूम कर लेते हैं सपोज 11th मई, मान लो मैंने ये एज्यूम कर ली। अब देखो हमीदा और इसका बर्थडे डिफरेंट होना चाहिए, तो इसका मतलब अगर इसका 11th मई है तो इसका 11th मई को नहीं होना चाहिए। हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, when they have different birthdays, isn't it? तो अब हमीदा की बात करते हैं, सविता का तो फिक्स्ड है कि एक दिन है, तो प्रोबेबिलिटी हमें यहां से मिलेगी, दोनों में से किसी एक का बर्थडे फिक्स कर लो और दूसरे से हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी। अब देखो हमीदा के बर्थडे के लिए हमारे पास टोटल ऑप्शंस कितनी है, 365। ऑलराइट, किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन 11th मई को हमें नहीं चाहिए, तो इसका मतलब फेवरेबल, अगर इवेंट ई हम ये डिफाइन कर दें पहले, लेट मी डिफाइन द इवेंट फर्स्ट। तो यहां पे ई इवेंट डिफाइन करते हैं कि सविता एंड हमीदा हैव डिफरेंट बर्थडेज। ऑलराइट, दे हैव डिफरेंट बर्थ डेट्स। तो अब देखो यहां पे हमीदा के लिए 11th मई को छोड़ के सारी ऑप्शंस हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई में कितने हो जाएंगे, 364, क्योंकि डिफरेंट चाहिए तो उस दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन सविता का है। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल है 364 और टोटल 365, तो ये पार्ट 1 का हमारा आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, अब देखो आपको पार्ट 2 पूछा है, दे हैव सेम बर्थडेज। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जिसमें हमारे पास इवेंट एफ डिफाइन कर लो कि सविता एंड हमीदा हैव सेम बर्थडेज। ऑलराइट, तो इसमें भी देखो, मान लो जैसे सविता का बर्थडे किसी फिक्स डे पे है, मान लो 10th अप्रैल को है सपोज। ऑलराइट, तो अब हमीदा के लिए भी एक ही ऑप्शन है ना, सेम बर्थडेज चाहिए, तो इसका भी बर्थडे कब होना चाहिए, 10th मई को ही होना चाहिए। इसका कभी भी हो सकता है, तो सविता का सेम डे पे होना चाहिए। इज इट ऑल राइट? तो टोटल ऑप्शंस तो कितनी थी हमारे पास हमीदा के बर्थडे के लिए, ये देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में तो कितने दिन होते हैं साल के, 365 ही थी, लेकिन एफ इवेंट है कि सेम बर्थडे है, तो अगर इसका जिस दिन है उसका, सॉरी यहाँ पे 10th अप्रैल लिखना था, हमने सेकेंड केस में अप्रैल लिया है, 10th अप्रैल। ऑलराइट, तो लेट मी राइट ओवर हियर, तो उसका सेम डे को होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है ना सेम। फेवरेबल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नाउ दिस थिंग एफ, ये देखो, तो उसी दिन चाहिए तो फेवरेबल 1 होगा, क्योंकि 10th अप्रैल ही एक चॉइस है अगर सेम डेट पे बर्थडे दोनों के होते हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू एफ डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो इट विल बी इक्वल टू 1/365। राइट, या फिर देखो इस पार्ट को आप ऐसे भी कर सकते थे, लेट मी टेल यू, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट किया है, तो प्रोबेबिलिटी कि सविता एंड हमीदा हैव सेम बर्थडेज। ऑलराइट, तो सेम नहीं हुए तो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे ना, ठीक है, हैव सेम बर्थडेज, तो इट विल बी इक्वल टू टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दो कि सविता एंड हमीदा हैव डिफरेंट बर्थडेज। ऑलराइट, तो ऐसे भी आप पार्ट 2 निकाल सकते हो, या पार्ट 2 कर लो, पार्ट 1 ऐसे निकाल लो। तो हमने पार्ट 1 में किया था डिफरेंट बर्थडेज के लिए 364/365, एलसीएम लो तो इट इज 1/365। तो अगर दोनों पार्ट्स करने हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज इंडिविजुअल करने हैं तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है, कि एक का बर्थडे आप फिक्स करो तो दूसरे का देखना है कि उसके लिए टोटल ऑप्शंस कितनी है, टोटल सैंपल स्पेस कितनी है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, और फिर फेवरेबल कितने हैं। डिफरेंट है तो वो दिन छोड़ना पड़ेगा, और अगर सेम है तो वही दिन लेना है। ऑलराइट, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10
is clear to you. All right? तो आप देखो, in this lecture we have done questions on probability. सबसे पहले इस लेक्चर में हमने प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे वो देख लिए कि कितने रेड कार्ड्स होते हैं, कितने ब्लैक, 4 सूट्स, फेस कार्ड्स, ऑनर कार्ड्स एंड सो ऑन. ऑलराइट. और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस पहले प्लेइंग कार्ड्स के ही किए हैं, उसके बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स किए हैं ताकि एक्सटेंसिवली आपके इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कवर हो जाएं. एंड आफ्टर दैट वी हैव डन क्वेश्चंस ऑन वेरियस अदर कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखो किसी पे भी बन जाता है. ऑलराइट, ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है, तो काफी जनरल क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी के. तो कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा नहीं होता, सिर्फ आपको बेसिक डेफिनेशन यूज करनी है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दैट इवेंट एंड डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स. तो अकॉर्डिंगली सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि आप जो फेवरेबल आउटकम्स ले रहे हो या फॉर दैट मैटर सैंपल स्पेस ले रहे हो, तो जो एलिमेंट्स हैं वो ध्यान से ले, हम एक्स्ट्रा काउंट नहीं होना चाहिए और कोई छूटना नहीं चाहिए. राइट. और बस फिर फॉर्मूला अप्लाई करके प्रोबेबिलिटी, मिनिमल कैलकुलेशन पार्ट, ओनली योर कॉमन सेंस, कॉमन नॉलेज विल अप्लाई ओवर हियर. तो कीप प्रैक्टिसिंग, इसकी प्रैक्टिस की हमें जरूरत होती है. जितनी प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने कहा ये चैप्टर क्लास 11th में भी है, 12th में भी है, तो अभी से जितना अभी 10th में है उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपकी फाउंडेशन होगी जिसके ऊपर 11th और फिर 12th आप बिल्डअप कर सकते हो. अगर आपकी 10th की बेस ही वीक है तो आप उन बच्चों से पीछे रह जाओगे क्लास 11th में जो ये चैप्टर करेंगे जिन्होंने इसको 10th तक अच्छी तरह से कर लिया है. Alright, so you don't want to lag behind others. So जितना जिस क्लास में कहा गया है उस लेवल को बहुत अच्छे से तभी करना जरूरी है. So keep practicing. अगले लेक्चर में हम इसी चैप्टर के करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. Alright, so thank you for watching the video. Keep enjoying the benefits of our courses, and for that don't forget to subscribe to our channel. Thank you and bye bye.